सर, आज के वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और उसके अंदर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा के रखा है बट पैसा बन नहीं पा रहा है और अभी अभी उनका क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है। राइट। तो सर, हम लोग आज एचडीएफसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो बाकी लोगों के मन में है कि इसके अंदर पैसा बन पाएगा नहीं बन पाएगा। राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली युवराज। जी सर। तो सर, अभी जो एचडीएफसी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, आपके हिसाब से वो रिजल्ट कैसा है? अभी इन्वेस्टर्स को उसके अंदर, एचडीएफसी के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज एन एचडीएफसी बैंक को लेके? मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफरेंटली देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस चालू होता है, फंडामेंटल एनालिसिस चालू होता है, वो सिर्फ वही 4 पॉइंट से चालू होता है जो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स रहा, पिछले क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स रहा, रादर देन दैट हम एक पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं और उस प्रोसेस के हिसाब से समझ लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड रहना अभी सही है या नहीं, या फिर अभी फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं या नहीं। हाउ डज दैट साउंड? यस सर, डेफिनेटली सर। ओके। ओके। स्टॉक एनालिसिस के चार ही पार्ट हैं। पहला ये देखना कि सेक्टर अंडर वैल्यूड है या नहीं। राइट। राइट। तो अगर हम सेक्टर को अंडर वैल्यूड को देखते हैं तो मार्केट वैल्यूएशन इंडिकेटर, तो सेक्टर का अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हम पता करते हैं, तो हमको जाना है मार्केट वैल्यूएशन ट्रैकर में। एंड एचडीएफसी बैंक आता है प्राइवेट बैंक्स के अंदर, तो मैं प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्राइवेट बैंक, जी सर। पर मैंने क्लिक कर दिया है। प्राइवेट बैंक को जब मैं देखता हूँ तो सारे के सारे प्राइवेट बैंक अंडर वैल्यूएशन कैटेगरी में आते हैं। राइट। ओके। इससे हमें ये पता चलता है कि पूरा प्राइवेट बैंक जो सेक्टर है अपने आप में एक अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर भी हम उसकी ये रीडिंग देख सकते हैं। या। या फिर ये जो हमारा डाइवर्जेंस के बेसिस पर वैल्यूएशन के ग्राफ्स हैं उसको भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि कितना अंडर वैल्यूएशन है। अगर आप पुराने हिस्टोरिकल अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन को भी देखते हो तो इतना डाइवर्जेंस हमें बहुत ही कम जगह मिला है। आप देख सकते हो 2016 में मिला है इतना डाइवर्जेंस, 2020 में भी इतना डाइवर्जेंस नहीं था, और 2025 के बाद 2026 में हमको इतना डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो आप लेवल ऑफ अंडर वैल्यूएशन समझ सकते हो कि प्राइवेट बैंक्स में कितना है। तो यस, सेक्टर अंडर वैल्यूड। राइट। बट एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर सेक्टर अंडर वैल्यूड है तो हमें जंप कर जाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ओके। एक अंडर वैल्यूड सेक्टर या एक अंडर वैल्यूड स्टॉक भी 40% करेक्ट हो सकता है, या। और एक ओवर वैल्यूड स्टॉक भी 100% ही ग्रोथ दे सकता है। ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा हुआ है, मार्केट में स्टेटिस्टिक्स भी दिखाते हैं, और ये सही भी है। हम्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक अंडर वैल्यूड 2 साल 4 साल और भी रह सकता है। और ये गलती बहुत वैल्यू इन्वेस्टर्स करते हैं, रादर देन ये देखने के कि कंपनी कब अच्छा करने वाली है, वो स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ अंडर वैल्यूएशन के आधार पर खरीद लेते हैं। राइट। ये। और उसी के लिए हमने बनाया क्या? अप साइकिल डाउन साइकिल इंडिकेटर। राइट। तो सेक्टर अंडर वैल्यूड है, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट। अगर हम स्टेप 2 पर जाए तो हमको अप साइकिल और डाउन साइकिल इंडिकेटर पर क्लिक करना है, और फिर यहां पर सर्च मारना है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक पर जब मैं देखता हूं तो देखो यहां पर प्रॉब्लम है। हम्म। आप देख पा रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक डाउन साइकिल में है। जैसा कि मैंने कहा कि अंडर वैल्यूड होते हुए भी सेक्टर डाउन साइकिल में हो सकते हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा पेन अभी हो सकता है कि अभी भी बाकी हो। तो राइट। एचडीएफसी बैंक में और दूसरे भी बैंक हैं, कोटक बैंक है, दूसरे भी बैंक हैं, उनमें भी आप मान सकते हो कि डाउन साइकिल अभी भी जारी है। जब भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करना चालू करेंगे, उससे मुझे लगता है एक आध 2 क्वार्टर पहले ये स्टॉक्स अप साइकिल में जाना यहाँ पर चालू हो जाएंगे। राइट। ओके। सो 2 पड़ाव हमने पार किए। पहला हमने देखा सेक्टर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इससे पता चलेगा कि हम उन सेक्टर में घुस सकते हैं नहीं। दूसरा हमने देखा कि ये सेक्टर अप साइकिल में है या डाउन साइकिल में। करेक्ट। सेक्टर डाउन साइकिल में है।
और इसीलिए वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है एचडीएफसी बैंक में, इसीलिए कोटक बैंक में या दूसरे बैंक्स में भी अगर हम देखें तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। करेक्ट। अब मान लो ये डाउन साइकिल से अप साइकिल में आ जाता है आने वाले 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, तब क्या करना? तब हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम जाएंगे तो ओके। हमें उन सेक्टर की कंपनीज को रैंक करना है। तो जब ओके। मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो पहले नंबर पर डीसीबी बैंक आता है। यस। इंटरेस्टिंगली डीसीबी बैंक ने पिछले 1 साल में करीब करीब 35 से 40% रिटर्न दिया है। मीनवाइल एचडीएफसी बैंक करीब 19 से 20% डाउन है, जो कि लोअर रैंक्ड भी है। आपको पता है कि हम कंपनीज को सेल्स ग्रोथ, आरओसी और प्राइस टू बुक के बेसिस पर रैंक करते हैं, और जो टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज होती हैं, जैसे टोटल टॉप 20 नंबर ऑफ कंपनीज हैं, तो हम टोटल टॉप 2 टॉप 3 नंबर ऑफ कंपनीज लेते हैं। यस। सो इवन दो एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक टॉप 20% में आते हैं और टॉप रैंक कंपनीज हैं, बट अगर आप टॉप 1 में और टॉप 3 में भी डिफरेंस निकालने जाओगे तो करीब 40 से 50% रिटर्न का डिफरेंस है, क्योंकि डीसीबी बैंक ने 30% दिया है और एचडीएफसी बैंक ने माइनस में 20% रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश्ड होता है। जस्ट बिकॉज मार्केट कैप बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है। छोटी कंपनीज भी कभी कभी अच्छा करती है। अगर आप देख भी सकते हो प्राइस टू बुक डीसीबी बैंक का 0.92 है, एचडीएफसी बैंक का अभी भी प्राइस टू बुक 1.87 है, और उसकी वजह से डीसीबी बैंक ने कंपेरेटिवली अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। यस। राइट। तो ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप क्या है? हमको कंपनी वाइज क्वालिटी और वैल्यूएशन देखने हैं। तो मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को क्लिक किया। पोर्टफोलियो रिव्यू टूल में जब मैं जाता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया और मेरे पास एचडीएफसी बैंक की पूरी कुंडली आ जाती है। ओके। मैं देख पा रहा हूँ फंडामेंटल स्कोर 0 है, लेकिन ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। हमें अंदर जाना होगा, हमें देखना होगा कि क्या चीजें हैं जो अच्छा कर रही हैं, क्या चीजें हैं जो नहीं अच्छा कर रही हैं। हम्म। जैसे बुक वैल्यू ग्रोथ में देख पा रहा हूँ +1 है, इसका मतलब इट्स अ पॉजिटिव। सेल्स ग्रोथ इट्स अ पॉजिटिव। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इट्स अ नेगेटिव। बट बैंक्स में ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो इतना मैटर नहीं करता है जो डिफरेंट दूसरी कंपनी केपीआईज। में करता है। Yes, because the debt is always going to be high for banks. यस। एंड दूसरा है क्वालिटी टर्नओवर। ये भी एचडीएफसी बैंक के केस में मैटर नहीं करता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक्स एक कॉन्ग्लोमरेट है। इनकी अदर इनकम हमेशा ही ज्यादा होने वाली है। यस। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर +2 मैं देना चाहूंगा फंडामेंटल्स में। या। अगर मैं मैनेजमेंट स्कोर में भी देखता हूँ तो कंपनी की प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है। होल्डिंग पर इन्वेस्टर भी अच्छा है, लेकिन चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग अगर मैं पिछले 2 साल में, अगर मैं 3 साल में देखता हूं तो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। तो अगर मैं इसको स्क्रीनर पर भी देखता हूं तो आप देख पा रहे होगे एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर होल्डिंग मैंने लगाया हुआ है 25% से 0% है, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बट उसका भी रीजन ये है कि एचडीएफसी बैंक की लिमिटेड एचडीएफसी में मर्ज हो गया है, और इसीलिए वो दे आर नो लॉन्गर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ओके। राइट। तो अभी हम वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेते हैं। प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और ग्राहम एनालिसिस इसका एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अगर आपने बाइंग ऑलरेडी की हुई है, बहुत छोटे लेवल पर की हुई है, 5 साल 7 साल पहले की हुई है, या फिर आप उसमें एसआईपी कर रहे हो, तो आपको बने रहना चाहिए। ना सिर्फ आपको बने रहना चाहिए, आपको उसके हार्ड पीरियड के टाइम पर भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जब भी वो वेल्थ क्रिएट करेगा, आपका बड़ा वेल्थ क्रिएट भी होगा। नए इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में ऑलरेडी। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको एचडीएफसी बैंक में भी करना है तो आप सेक्टर को एटलीस्ट अप साइकिल में आने का वेट करो। ओके। एटलीस्ट क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर वो अपसाइकल में भी आता है तो आपका वेल्थ क्रिएशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। जो वेल्थ क्रिएशन 5 10 12 साल में होने वाला है, वो 3 4 5 साल में हो जाता है। तो राइट। एक थोड़ा सा उधर टाइम का फायदा मिल जाता है। तो सर एज एन वैल्यू इन्वेस्टर, क्या आप कभी एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या कभी प्लान करते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने का? हमने किया है, मैंने किया हुआ है एचडीएफसी बैंक में, पर्सनली भी किया हुआ है।
एंड अगर मैं हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियोज की बात करें तो हमारा एचडीएफसी बैंक में भी इन्वेस्टेड है, कोटक बैंक में भी इन्वेस्टेड है। एंड बट द कैच हेयर इज द डाइवर्सिफिकेशन। जैसे अगर हमने एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में किया है तो हमने पिरामिडल फाइनेंस में भी किया है, जो कि पिरामिड एंटरप्राइज हुआ करती थी। ओके। तो इन दोनों कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है और पिरामिड एंटरप्राइज ने हमारा करीब इन्वेस्टमेंट ट्रिपल किया है। ओके। तो वहां पर हमारा थोड़ा सीएजीआर अच्छा बन जाता है। ओके। राइट। तो सर इसके अंदर ये हम बोल सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक है, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इट्स जस्ट another way to eliminate your risk or to diversify your portfolio. डेफिनेटली डाइवर्सिफाई तो आपको करना ही है। अगर आपको एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जस्ट आप क्वालिटी में ही जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म 2 4 5 साल के टाइम से आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक एक बहुत अच्छे साधन है पैसा निवेश करने का। ओके। और मोस्टली हमारे केस में हम स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे एचएनआईज के साथ या फिर हमारे खुद के पोर्टफोलियोज में। तो हमारे पोर्टफोलियोज में वो नहीं मिलता, लेकिन जैसा कि मैंने उनको कॉम्पिटिटिव कंपनी आपको दिखाई, डीसीबी बैंक, जो कि टॉप रैंक्ड कंपनी भी है प्राइवेट बैंक में। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जब मैं जाता हूँ, डीसीबी बैंक फर्स्ट नंबर पर दिखता है, और डीसीबी बैंक अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में और अच्छा भी कर रहा है। अभी तो मोमेंटम में भी आ गया है ये स्टॉक। मोमेंटम इन्वेस्टर्स भी इसको बाय कर रहे हैं। करीब हमारे बाइंग प्राइस में 60 70% ऑलरेडी अप है पिछले 2.5 से 3 साल में। तो ऑलरेडी 17 18% हमको सीएजीआर दे रहा है और अभी इसकी जर्नी चालू हुई है। राइट। ओके। तो सर, इज एचडीएफसी एंड अनदर ओवररेटेड स्टॉक अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ब्लू चिप कंपनीज का एक टाइम आता है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट साइकिल। दे आर नॉट ओवररेटेड, डेफिनेटली नॉट। एंड इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक इज अंडर वैल्यूड राइट नाउ। बट हर चीज का एक साइकिल आता है एंड लार्ज कैप का साइकिल अभी नहीं चल रहा है। अगर आप निफ्टी के भी रिटर्न्स देखो और कंपेयर करो स्मॉल कैप इंडेक्स से, तो आप निफ्टी भी अंडर परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। हम्म। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनीज के साइकिल जो पिछले 5 या 6 साल से डाउन साइकिल में है ये लोग, मुझे लगता है आने वाले 4 से 6 क्वार्टर में अगर ये अप साइकिल में आते हैं तो अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं और इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा हो सकता है। उन इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा बन सकता है जो आज हार्डशिप में इसमें इन्वेस्ट करेंगे। राइट। बट मैं मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप कंपनीज को और सेक्टर्स को दोनों को ही डाउन साइकिल से अप साइकिल में आने का वेट करिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए, ताकि जो पैसा 5 7 साल में बनने वाला है, हो सकता है 3 या 4 साल, 4.5 साल में बन जाए। बट सर, एक अगर कोई एसआईपी करना चाहता है एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि एचडीएफसी एक इतनी बड़ी फर्म है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, ब्लू चिप कंपनी है, राइट? तो क्या हम लोग उसके अंदर इतना रिटर्न देख देख पाएंगे कि वो इसको निफ्टी को बीट कर दे या दूसरे कोई म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दे, अगर बस हम एचडीएफसी के अंदर इन्वेस्ट करते रहे, एसआईपी करते रहे हर महीने? देर आर टू थिंग्स जो आप पूछ रहे हो। पहली बात कि इतना बड़ा रिटर्न बन सकता है क्या एचडीएफसी से, वो तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग भी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं उनको ये बात पता होती है कि वो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका गोल भी 20 22% रिटर्न क्रिएट करना होता ही नहीं। उनका गोल होता है कि एक स्टेबल अनसर्टेनिटी के मार्केट में भी रिटर्न देने वाली कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ब्रांड के साथ रहें, और ओवर द टाइम हम निफ्टी को बीट कर पाए। उनका गोल भी यही होता है। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही सब कुछ डालते जाओगे तो वो तो सही अप्रोच नहीं है, चाहे जितनी ब्लू चिप कंपनी हो। आपको ब्लू चिप में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 कंपनीज में कम से कम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे जैसे, तो कम से कम 20 से 25 कंपनीज में इन्वेस्ट करें, 3 से 3.5 4% तक का एलोकेशन के साथ। आपका एक फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में तो इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड बने रहिए। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, अभी तक आपने एचडीएफसी में नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि अप साइकिल का वेट कीजिए। अगर अप साइकिल में आता है तो हम खुद ही एक वीडियो बना देंगे यस। कि मार्केट अप साइकिल में आ चुका है, प्राइवेट सेक्टर बैंक अप साइकिल में आ चुके हैं, और उस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके।
सो टू ऑल द व्यूअर्स, जैसे आज हमने एचडीएफसी बैंक का आपको एक पर्सपेक्टिव दिया कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या उसका फ्यूचर कैसे हो सकता है और अभी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ऐसे ही हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी अपना पर्सपेक्टिव देंगे। एंड अगर आपको पर्सनली कोई कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहिए कि जो हम लोग करें और हमारा वर्डिक्ट दे उसके ऊपर, तो आप कमेंट्स के अंदर कमेंट करना कि आपको ये कंपनी चाहिए, और जो भी कंपनी के बारे में ज्यादा कमेंट्स रहेंगे हम लोग वो डेफिनेटली कंपनी कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। That's great. That's great. We यस। will do. यस, ओके सर, निखिल सर, थैंक यू सर आपके Thank टाइम you. के Thank लिए। you.